मंत्री श्री हंसराज अहीर जी, जिले के अध्यक्ष श्री हरीश शर्मा जी, हमारे सभी के मार्गदर्शक नेता चंदन सिंह चंदेल जी, जिला परिषद के कर्णधार जुझारू नेता देवराज जी भोंगे, पूर्व विधान परिषद सदस्य जैनुद्दीन जी जवेरी, श्री किशोर पंडिलवाल जी, श्री काशी सिंह जी, रेणुकाताई दुधे जी, वैशालीताई जोशी जी, मीनाताई चौधरी जी, रनंजय सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी नगर सेवक, सभी पंचायत समिति के सदस्य, सभी जिला परिषद के सदस्य, सभी लोक प्रतिनिधि और मेरे सभी शूरवीर कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आने वाले 11 तारीख को महायुति के प्रत्याशी श्री हंसराज अहीर जी को विक्रमी मतों से विजयी होने का चिंतन और नियोजन करने के लिए हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का विजय ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य कोई उम्मीदवार विजयी हो इस मर्यादा में बंधा हुआ नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि भारत माता विजयी हो, हमारा देश विजयी हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, महायुति के कार्यकर्ता के नाते यह बात बड़ी स्पष्ट है कि हम में से हर कोई कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है, देश की उन्नति और विकास के लिए काम करता है। देश हर कदम आगे बढ़े, विश्व का कप्तान बने, इस देश के गरीब का सम्मान हो, इस देश के गरीब की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो, यह हमारा सपना है। और इस स्वप्न को आगे बढ़ाने के लिए एक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें प्राप्त हुआ है। कई कई वर्षों के बाद ये देश की जनता ऐसे प्रधानमंत्री को देख रही है कि जिसके लिए उसके चार भाइयों की श्रीमती जी, उनके बच्चे, उनकी मां, ये परिवार नहीं है। जो जिनके परिवार के डेफिनेशन में, व्याख्या में 125 करोड़ भारत के लोग हैं, जो मोदी जी कहते हैं ये मेरा परिवार है। और इस परिवार की उन्नति के लिए वो राजनीति करते हैं। यह आपके लिए और मेरे लिए अभिमान की बात है। मैं जब दिल्ली में महाराष्ट्र के सांसदों की टिकटें तय करने के लिए मैं दिल्ली गया था, और सौभाग्य से उस दिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं 12 घंटे उस केंद्रीय कार्यालय में, उस दिन मैं, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी सरोजताई पांडे, हम सब बैठे थे। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष को हम कितना भी प्रणाम करें, कितना भी सलाम करें, यह हमारे लिए बड़े अभिमान की बात है कि हम ऐसे पार्टी में काम करते हैं जो पार्टी मेरी भाजपा, मेरा परिवार, ये भावना से काम करती है। और उस 12 घंटों में और अनुभव जब मुझे हुआ तो मेरे भी आंखों में आंसू आए। जब रामलाल जी ये कह रहे थे कि आडवाणी जी की उम्र तो 91 हो गई, तो हम बड़े संकोच से उनके पास गए कि आडवाणी जी अब तो 91 हो गए, चुनाव गांधीनगर से आप लड़ते रहे हो, मगर सबकी सोच है कि आपकी स्वास्थ्य को देखते हुए आपने खुद के जगह पे आपके बेटी या बेटे को गांधीनगर से लड़वाना चाहिए। एक सेकंड भी हमारे नेता ने नहीं लगाया। आडवाणी जी ने कहा
कि मेरे जीवन की राजनीति ये भारत माता के उन्नति के रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रगति के लिए रही है। मैं तो सांसद का चुनाव नहीं करूंगा, मगर मैं परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मेरा बेटा या बेटी टिकट नहीं बढ़ेगी। ऐसी सोच वाले नेता के साथ हम काम करते हैं तो मेरे जैसा कार्यकर्ता भी हमेशा यही सोचता है कि भगवान अगर मुझे फिर से जन्म देगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ही अगला जन्म देना। ऐसी हमारी पार्टी है। अब 2019 एक ऐसा समय आया है जिस लड़ाई में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी तरफ देश के सभी महाठग जमा हुए हैं। यह महागठबंधन नहीं है, यह महाठगबंधन है कि देश के सारे ठग जिनके लिए महमूद की जो फिल्म है ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसे सारे महाठग जमा हो गए। मुलायम सिंह जी ने संसद में कहा कि मोदी जी मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आपके जैसा नेता फिर से प्रधानमंत्री बने। बाप की बात बेटे के समझ में नहीं आई और बेटे ने जब उत्तर प्रदेश की स्टार प्रचारकों की यादी तैयार की तो बाप को हटा दिया। अपने बाप को भी सत्ता की कुर्सी के लिए भूल जाते हैं। और आपने परसों मायावती जी की क्लिप टीवी पे आपने सुनी होगी कि मायावती एक कैंडिडेट को कह रही है कि देख तेरे को मैं बीएसपी की टिकट दे रही हूं, मुझे 15 करोड़ घर में लाके दे तब मैं टिकट दे रही हूं। एक तरफ कोई बाप को बोल रहा, कोई पैसे के आधार पर टिकट बांट रहा। इस देश में एक शेर है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अरे चाहे कितने भी ताकत एक हो जाए, मोदी जी का विजय होगा ये निश्चित है, क्योंकि इसका कारण बड़ा सीधा और साफ है। क्योंकि ये विजय मोदी जी का नहीं है। मोदी जी जब पहली बार संसद में प्रधानमंत्री बन के जा रहे थे उस दिन तक उन्होंने संसद देखी नहीं थी। वो कभी संसद के लोकसभा के सभाओं में कभी सदस्य नहीं रहे। मगर जब पहली बार 26 मई 2014 को शपथ लेकर वो पहली बार संसद में जाने के लिए निकले तो पहला काम इस देश के इस नेता ने किया कि संसद के सामने माथा टेक कर कहता है कि ये मेरे लिए संसद सिर्फ नहीं है, ये मेरे लिए जनतंत्र का मंदिर है और हर आम इंसान मेरे लिए भगवान का अंश है। उसकी पूजा करने के लिए मैं इस जनतंत्र के मंदिर में जा रहा हूं। फिर उन्होंने और एक बात कही, जो बात हमारे लिए जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि यह पार्टी धर्म के आधार पर वोट मांगती है। इस पार्टी ने कभी भी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे। जब भी समय आया ये पार्टी ने मुस्लिम भाइयों को या अनुसूचित जाति के भाइयों को, आदिवासी भाइयों को सम्मान देने का काम किया। जब भी वक्त आया इस देश के किसी रिसर्च करने वाले मिसाइल मैन को राष्ट्रपति बना दिया। इस देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बने। जब अभी राष्ट्रपति बनाने का निर्णय करने का आया तब एक हमारे बिहार के राज्यपाल श्री कोविंद जी, जो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अनुसूचित जाति एक बहुत ही आम परिवार में जिसका जन्म हुआ, मगर जिसने जीवन भर भारत माता की जय कहते हुए भारतीय जनता पार्टी का इस देशभक्ति का झंडा हाथ में लेकर अपने जीवन को भारत माता के चरणों में अर्पण किया, उस कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। जब लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाने की बात आई तो किसी हमारे आदिवासी सांसद
जो कई वर्षों से इस पार्टी के संगठन में अपनी जान लगाते आया है, उसको, उस आदिवासी नेता को, झारखंड के नेता को लोकसभा का उपाध्यक्ष बना दिया। और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए 193 देशों में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है और धर्म ग्रंथ है, तो मेरा सबसे बड़ा धर्म है भारतीय, और मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है मेरे देश का संविधान। इससे बड़ा कोई मेरे लिए धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। और ऐसा प्रधानमंत्री, अरे यहां तो कोई छोटे चुनाव ही जीत जाता है तो उसको तो आसमान छोटा लगने लगता है, उसको लगता है कि मैं कितना बड़ा आदमी हो गया। हमने देखे लोगों को बदलते हुए चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के पहले तो नमस्कार करते हैं और चुनाव जीतने के बाद हाथ जोड़ते समय ऐसा लगता है कि इनके दोनों हाथों को, वो सनी देओल का तो हाथ 2.5 किलो का था, इनके हाथों को 250 किलो का वजन लगा दिया। हाथ लगाते और नमस्कार करते समय में भी चुन के आने के बाद लोगों को बदलते हुए आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है। मगर इस देश का एक नेता प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री के बनने के बाद वो अभिमान तो छोड़ो, वो कहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं देश का प्रधान सेवक हूं। ऐसा व्यक्ति इस देश में चुन के लाने की जिम्मेदारी हर भाजपा के कार्यकर्ता भाई और बहन की है। जो प्रधानमंत्री, देश में ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, प्रधानमंत्रियों ने अपने पैरों को धुलवाया है, मगर ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रयागराज में जाकर, जिन्होंने उस प्रयागराज के कुंभ की साफ सफाई हृदय से की, दिल से की, उस सफाई करने वाले हमारे स्वच्छता दूत के पैर देश का प्रधानमंत्री धोता है और कहता है मेरे लिए किस व्यक्ति ने कौन से जात में जन्म लिया ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अरे जो देश की सेवा करता है वो मेरे लिए कोहिनूर हीरे से भी अनमोल है। कोहिनूर हीरा तो मिल जाएगा मगर उससे अनमोल व्यक्ति ये मेरे देश का स्वाभिमान है। आज उस नेता को अभिमन्यु बनाने की कोशिश की जा रही है। कई पार्टियां एक हो रही है। कभी आप राहुल गांधी जी का भाषण सुनिए। राहुल गांधी जी ने इसके पहले क्या किया इस पे भाषण नहीं देते। मोदी जी ने कुछ अगर नहीं किया उस पे भी भाषण कम देते हैं। उनका भाषण एक ही होता है, चौकीदार चोर है, ये चोर है, वो चोर है, ये इसने राफेल में गड़बड़ किया। यानी आज पहली बार देश एक ऐसे पार्टी के नेता के भाषणों में यह देख रहा है कि उनके पास कोई दिशा नहीं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महायुति का प्रधानमंत्री को अगर किसी को रात को भी 2 बजे नींद से उठा दो वो कहेगा नरेंद्र मोदी, और किसी को दोपहर के 3 बजे पूरे होश में रहते समय पूछो कि यूपीए का प्रधानमंत्री को, तो वो गूंगा बन जाएगा, मूका बन जाएगा, क्योंकि वो नाम तक नहीं बता सकता। उसको पता है कि इनके पास प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं। कभी कभी मुझे लगता कि सोनिया जी, नरेंद्र जी मोदी को विरोध जरूर करती है, मगर उनको भी दिल से लगता होगा कि मोदी ही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उनको यह पता है कि कांग्रेस की नींव डुबाने का काम कोई अगर प्रामाणिकता से कर सकता है तो वो एक ही व्यक्ति इस देश में है, वो है श्रीमान राहुल गांधी, जो पूरी नींव डुबाने में तुगा हुआ है। हमने चंद्रपुर में भी देखा कि चंद्रपुर में पहले एक उम्मीदवार जैनू भैया, पहले उम्मीदवार विशाल मुक्त हुआ। अरे भैया वो चंद्रपुर का नहीं है, उनको पता भी नहीं। फिर विनायक बांगड़े, फिर तीसरा उम्मीदवार,
राहुल जी, आपके पत्तों का ताश 48 पत्तों का है। इस पत्तों के जोड़ में कोई भी एक एक्का नहीं है। सारे एक्के तो आपके पार्टी से निकल के भाजपा में आ रहे हैं। कोई सुजय आ रहा है, कोई रंजित मोहिते आ रहा है। आपके पार्टी में अब कोई एक्का बचा नहीं। अब 48 पत्ते कितने भी बार पिसो तो उसमें तो दुक्की तिक्की आएगी। अब कोई एक्का नहीं आएगा, कोई बादशाह नहीं आ सकता, क्योंकि ये सारे अब भारतीय जनता पार्टी में आए। परसों हम महायुति के महागठबंधन के विरोध में सभा लेने के लिए कोल्हापुर गए थे। वो महायुति की महाप्रचंड सभा महागठबंधन के खिलाफ में थी और उस समय कराड़ में महागठबंधन की सभा चल रही थी। वहां 7,000 लोग थे और हमारे यहाँ 1,50,000 लोग कोल्हापुर में अंबा माता का दर्शन लेने के बाद महासभा में संकल्प कर रहे थे कि हम सब मिलकर इनका महापराभव करेंगे। मैंने तो मजाक में कहा कि चंद्रपुर से कोल्हापुर तक और गढ़चिरौली से गढ़हिंग्लज तक अंबा मां आपका आशीर्वाद इस महागठबंधन के सभी ठगों को पराभूत करने के लिए तेरा आशीर्वाद दे। और हमारा विश्वास है और हमारे विश्वास को बजारपुर और इस जिले के कार्यकर्ताओं पे जिम्मेदारी है। किसी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कहते हुए हमारा काम नहीं समाप्त होगा। हमारा काम भारत माता की जय बोलते हुए नहीं होगा। मोदी जी आगे बढ़ो, हंसराज जी आगे बढ़ो, सुधीर जी आगे बढ़ो, हरीश जी आगे बढ़ो, चंदन भैया आगे बढ़ो, इससे काम आगे नहीं बढ़ेगा। आपके प्रयत्नों से तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं, मगर देश को आगे बढ़ाना है। अब देश को आगे बढ़ाना है तो यहां से जाते हुए सिर्फ एक और एक लक्ष्य होना चाहिए, मेरा बूथ देश में सबसे मजबूत। अगर मैं जिस बूथ का कार्यकर्ता हूं, जिस बूथ का पदाधिकारी हूं, मेरा यह संकल्प होगा कि मेरा वोट इस देश में, मैं लोकसभा में नहीं कह रहा हूं, इस देश में सबसे बड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर देश का सबसे बड़ा मजबूत बूथ मेरा होगा और हमने संकल्प किया कि हम अपने बूथ पे अगर 100 वोटर है तो हमारी कोशिश होगी कि 100 से 100 वोट हमारे साथ जुड़ना चाहिए। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में मुझे कोई कार्यकर्ता कह रहा था, बोले इस वार्ड में हमको कम वोट मिलेंगे। मैंने पूछा भाई क्यों? तो अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। बोला गलत, रॉन्ग। किसने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों का भाजपा पे विश्वास नहीं है? अरे आप लोगों के घर तक जाओ, उनके हृदय तक अपना संदेश पहुंचाओ। अरे महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर कोई जलती राजनीतिक पार्टी है, कोई जलता घर है तो कांग्रेस का है। मेरा कोई दलित भाई, कोई अनुसूचित जाति का भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा था उसके विपरीत काम नहीं कर सकेगा। मगर हमने अपने प्रेम से दिल जीतना चाहिए। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारे लिए गीत नहीं है, हमारे लिए ये एक्शन है, कृति का संदेश है कि हमने उनके घर तक पहुंचना चाहिए। कभी जब कोई कार्यकर्ता कहता है भाई वो मुस्लिम भाई अपने को तो वोट देंगे मगर सब नहीं मिलेंगे, मैंने कहा क्यों भाई? 100 के 100% मुस्लिम भाई हमारे साथ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जात धर्म पे विश्वास नहीं रखती। ये गलती मुस्लिम भाइयों की नहीं, हमारी है कि हम अपना विश्वास उनके मन में निर्माण नहीं कर पा रहे। गलती हमारी है कि हम अपने पार्टी के विचारों से उनको अवगत नहीं करवा पा रहे। उनके मन में कांग्रेसियों ने जो द्वेष भरने का काम 15 अगस्त 1947 के बाद वोट मिलाने के लिए, राजनीति करने के लिए किया है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों का दिल जीते, उनके मन में भारतीय जनता पार्टी के बारे में प्यार निर्माण करें, विश्वास निर्माण करें। और यह विश्वास होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई राजनीति में कहां से आई, कांग्रेस आई, ये विश्वास निर्माण करने का काम हमको करना चाहिए।
अपने विश्वास के लिए अपने बूथ का अभ्यास करो। अपने बूथ की मतदार यादी ने तो हाथ में ले ली, 11 को खोल दी सवेरे। ऐसा काम नहीं होगा भाइयों। मतदार यादी कल हाथ में लो, 4 कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता बूथ के वहां बैठो। सिर्फ मोदी जी का भाषण अभी मत सुनो, 11 तारीख के बाद मोदी जी के भाषण आपको सबको आपके मोबाइल में रिकॉर्ड करके दे देंगे। मगर अभी आप 10 आदमी बैठो, मतदार यादी हाथ में लो। हर घर, हर मकान, उस मकान के लोग ये हमारे पार्टी को साथ दे, हमारे पार्टी के साथ हो जाए, इस दृष्टिकोण से अपने बूथ का काम करो। हर नगर सेवक, हर पंचायत समिति सदस्य, हर सरपंच, हर ग्राम पंचायत सदस्य जान लगा के काम करो, दिल लगा के काम करो। कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी है। खरगोश जैसी गति रखो, मगर उस कछुआ जैसा मन रखो। एक दिन भी अगर आप आराम कर देते हो तो भाइयों गड़बड़ हो जाती है। मैंने मध्य प्रदेश के चुनाव में, अभी जब मैं दिल्ली गया था, शिवराज चौहान जी से हम बात कर रहे थे। मुझे दुख हो रहा था कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने काम तो अच्छा किया, कांग्रेस से हमको 40,390 वोट ज्यादा है, मगर हम हार गए। कांग्रेस से ज्यादा वोट है मध्य प्रदेश में। क्यों हारे? हमें 109 जगह मिली, उनको 114 मिली। और आपको पता है कि 2 जगह ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 वोट से आ रही है। अगर हम सिर्फ 2 वोट और मिल जाते तो हमारे 109 के 111 होते, उनके 114 के 112 होते। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां पे 121 और 123 वोटों से हम चुनाव आए। अगर हम वो 2 जीतते तो हमारे 111 के 113 होते और उनके 112 के 110 हो जाते। और 2 ऐसी सीटें हैं कि जहां पे हम 367 और 365 वोटों से हारे। एक वोट हमारे लिए कीमती है। अपने बूथ का हर वोट ये महायुति में आना चाहिए। यहां पे हमारे शिवसेना के भाई होंगे, विश्वास में लो। आरपीआई के भाई होंगे, विश्वास में लो। बड़े भाई के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परिवार को साथ लेकर चले। बड़ा भाई के रूप में हम छोटी छोटी पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ी है उनको कमजोर मत समझो। उनका एक एक मत कीमती है। एक मत एक बूथ में हमें अगर पीछे डालता है और कभी एक मत अगर मध्य प्रदेश सरकार को दूर रख सकता है, शिवराज जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी से दूर रखता है, तो हम अगर एक वोट हमें कम मिलता है, एक हमारा सांसद कम हो जाता है, तो माननीय मोदी जी अगर प्रधानमंत्री के लिए एक वोट हमें कम गिरेगा तो हम सो नहीं पाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलते हुए उस तीव्रता से, उस धार से नहीं बोल पाएंगे। अगर हमें भारत माता की जय कहना है तो आज इस विश्व में आप जानते हो कि इस विश्व में कभी मनमोहन सिंह का प्रभावशाली व्यक्तियों के यादी में 48-49वां नंबर था। और आज हम ये अभिमान से कह सकते हैं कि सिर्फ 5 वर्ष में जब 12 इस विश्व के पावरफुल नेताओं की यादी आई, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष 11वें नंबर पे है, चीन का 10वें नंबर पे है और विश्व के 750 करोड़ लोगों में हमारा नेता जो प्रधान सेवक है वो 3रे नंबर पे है। ये हमारे लिए अभिमान है। और मेरा विश्वास है कि 2019 के बाद जब भारत की जनता जात पात धर्म के बाहर जाके भारत माता मेरी मां है इस भावना से वोट करेगी, तो मैं आपको अभिमान से कहता हूं कि 2024 के चुनाव में
हम और आप ये स्वाभिमान से कह पाएंगे कि इस विश्व के 750 करोड़ में अगर कोई नंबर 1 है तो हमारा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस बारे में भाई और बहनों मेरे मन में शंका नहीं। इस चुनाव में कांग्रेस के लोग जात के आधार पर वोट, वो काम के आधार पर नहीं मानते। मैंने तो बजाज में क्या किया काम ये तो बता नहीं रहा हूं। कांग्रेस वाले कहते कि बजाज तहसील उन्होंने की, शास्त्री ब्रिज उन्होंने बनवाया, एसडीओ कार्यालय 1 तहसील का उन्होंने बनवाया, बस स्टैंड उन्होंने बनवाया, रेलवे स्टेशन देश का नंबर 1 उन्होंने बनवाया, उन्होंने स्टेडियम ये बजाज के बाजू में बनवाया, सैनिक स्कूल उन्होंने बनवाई, बॉटनिकल गार्डन उन्होंने बनवाई, 80 करोड़ की पानी पुरोठा योजना उन्होंने दी, यहां से उद्योग लाने के लिए कोशिश हमने किया, डायमंड कटिंग सेंटर हमने लाया। हम विकास की 100 बातें बता सकते हैं, कई 100 बातें। इस शहर में जितने बोरिंग चाहिए हमने दी, सारे रास्ते बनाने का काम शुरू। और मैं आपके माध्यम से बाजार शाह तालुका और बाजार शाह शहर के जनता को आश्वस्त करता हूं, अरे हमने तो 4 साल में ये काम किया, पहले 2 साल तो सीखने में गए मंत्री के नाते, हमने तो 4 साल में ये काम किया, अगले सरकार में इससे 25 गुना ज्यादा काम करेंगे। हर हाथ को काम और हर पेट की भूख मिटाने का काम ये हमारी महायुति की ओर से होगा। हंसराज अहीर के रूप में एक सच्चा अच्छा कार्यकर्ता अपने पार्टी की ओर से खड़ा है, जिसके चुनाव जीतने के बाद मोदी जी की सरकार इस देश में बनने वाली, और इसलिए इस चुनाव में कुछ पार्टियां जाति की राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, हंसराज जी कल एक सभा में कह रहे थे कि मेरी जात तो 151 घरों की है। मैं हंसराज जी को कहा कि भैया आपकी और मेरी जात ये घरों की नहीं है, हमारी जात ये दिलों की है। हम दिल से दिल के प्रेम से पार्टी बनाते हैं, जात और धर्म के आधार पे पार्टी नहीं बनती। मुझे कभी कभी लगता है कि जो जात की राजनीति करते कि इस जात का है करके चुन के दो, अगर यही बात कल कोई होटल में गया भूखा, होटल वाले ने कहा भैया तू मेरे जात का नहीं, मैं तुझे कुछ खाना नहीं खिलाऊंगा। कोई स्कूल में गया, उसने कहा नहीं नहीं तू मेरे जात का नहीं। भैया ये जात की राजनीति कहां से आई? जात की राजनीति रोटी बेटी व्यवहार के लिए ठीक है, आपके घर के चौखट तक ठीक है। हम जात की राजनीति की जब बात करते हैं, मैं व्हाट्सएप पे देखता हूं भाई ये मेरे जात का है इसलिए वोट देना है। मैं मन में सोचता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह अगर यही सोचते तो फांसी पे नहीं जाते। अरे वो गए भारत माता के लिए, किसी जात के व्यक्ति के लिए नहीं गए। राजगुरु शहीद हुए, वो किसी जात के लिए नहीं गए। जब हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद अपने प्राणों की आहुति इस देश के चरणों में अर्पण करते हैं, वो किसी जात और धर्म के लिए नहीं गए। अरे वो गए भारत माता के वैभव के लिए। वो गए, या कोई भी जात धर्म का व्यक्ति हो, वे मेरे भारत माता का सपूत है, उसकी उन्नति होनी चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। ये भावना से उन्होंने अपना जीवन भारत माता के चरणों में अर्पण किया। पूछो उन जात के आधार पर चुनाव लड़ने वालों को, अरे भाई तुमने जात के लिए क्या किया? मैं भी परसों एक लोकसभा में प्रचार के लिए गया, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा था कि मैं इस जात का हूं करके मुझे वोट दो। मैंने भाषण में कहा लोगों को कि अगर मैंने भाषण में कहा कि अगर ये कह रहा है मैं इस जात का हूं करके मुझे वोट दो, तो इससे पूछो तेरी 54 शैक्षणिक संस्थाएं है, तूने अपने जात के कितने लोगों को लगाया? अपने जात के लोगों को तो अपने संस्थाओं में नौकरी नहीं दी, मगर जब चुनाव चाहिए तब जात अड़ी आ जाती है, तब मेरे जात का आदमी। भाई और बहनों, जब हम जात पे चुनाव लड़ेंगे तो शहीद आजम भगत सिंह की आंखों में आंसू आएगा कि क्या मैंने ऐसे देश का सपना देखा था,
और इसलिए अपने वार्ड में, अपने प्रभाग में, अपने गांव में, अपने बूथ पे ये राजनीति को समाप्त करने का काम भाइयों बहनों मुझे और आपको करना है। अब कांग्रेस वाले अब कुछ काम तो छूटने वाले, सभी काम तो हो गए नहीं 5 साल में। अब इन्होंने तो कोई काम नहीं किया, मगर हमारा कोई काम अगर छूटा है तो बार बार भाषण से ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। अरे भैया अभी तो काम इतने गति से हो रहा है, हमारी बुलेट ट्रेन निकली है, मगर निकले बराबर वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगी? अब तो सफर चालू है, मगर कोई छोटी कमी होगी, कोई त्रुटि होगी तो कांग्रेस वाले उसको ही दिखा दे। बोले मोदी जी आए, ये नहीं हुआ, सूर्य मुनगंटीवार है, ये नहीं हुआ, हंसराज जी आए, ये नहीं हुआ। उनसे पूछो कि तुम तो महाराष्ट्र में 47 वर्ष 2 महीने 1 दिन की सत्ता थी भाई हो, तुमने क्या किया? जरा काम तो बताओ। इनकी अवस्था तो ऐसी थी कि एक बार बाप अपने बेटे को गुस्से से कह रहा था, अरे तेरे को शर्म नहीं आती? ये तेरी मार्कशीट देख रहा हूं, सब विषयों में तू फेल है, तुझे शर्म आनी चाहिए। उतने में उस बच्चे की मां आई और कहती है, ओ क्यों उस पर गुस्सा करते हो? ये मार्कशीट उसकी नहीं है, मैं आज सफाई कर रही थी तो तुम्हारे 4th क्लास की मार्कशीट मेरे हाथ में लगी, वो है। ये कांग्रेस वाले जब पूछेंगे ये रास्ता नहीं हुआ तो भाइयों पूछो उसको, अरे रास्ता नहीं हुआ तो क्या हम जिम्मेदार है? 4.5 साल में तेरी सत्ता इतने वर्ष थी तो क्या कुंभकर्ण का गोत्र और तेरा गोत्र एक था, सोया था? तब क्यों नहीं हुआ इस देश के किसानों के प्रश्न हल? तब क्यों नहीं हुए बेरोजगारों के प्रश्न हल? तब क्यों नहीं हुई सिंचन की व्यवस्था? तब क्यों नहीं हुई सड़कें? तब क्यों नहीं हुई शिक्षा की व्यवस्था? तब तेरे सामने गरीब व्यक्ति नहीं था। आज कहते हैं बोले 20 करोड़ गरीबों के खाते में मैं पैसा डालूंगा। सभी देश के अर्थशास्त्री कहने लगे कि अब हमको भी आत्महत्या करने का समय आ गया। इसको हिसाब भी नहीं समझता। अगर 20% लोगों को ये 72,000 रुपए रोज का देगा तो इस देश के कोई भी नोट बनाने वाली प्रिंटिंग मशीन भी काम करेगी तो भी इतनी नोट छप नहीं सकती। क्या हिसाब है? क्या बोल रहे, क्या कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए भाई और बहनों, मैं इस तहसील के बाजार शाह के सभी भाई और बहनों को, कार्यकर्ता भाइयों को, मेरे शूरवीर पदाधिकारी भाई और बहनों को यह अपील करने आया हूं कि हमारे लिए यह चुनौती है। सिर्फ चुन के आना हमारे लिए काफी नहीं है। ये चुनाव है, अपने बूथ में इतने वोट हमारे मत पेटी में जाने चाहिए। कल जब कांग्रेस वाला कोई भी चुनाव में खड़े रहते समय उसके चेहरे पे फांसी पे लटकने वाली भावना होनी चाहिए। और इसलिए पूरी मेहनत के साथ लोगों का दिल जीतो, लोगों को साथ जोड़ो। कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता। और कल मैं आपको आह्वान करता हूं, मैं चंदन भैया को पूछ रहा था कि कोई ऐसे कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता है, उनको बोलो आप गलत पार्टी में रहने का समय चले गया। ये वर्ष महत्वपूर्ण वर्ष है। ये वर्ष का वैशिष्ट्य आपको पता है? ये वर्ष है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का वर्ष है। और गांधी जी ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अब कांग्रेस का रोल समाप्त हो गया है। हमारी कांग्रेस का जन्म देश के स्वाधीनता के लिए हुआ है, सत्ता के लिए नहीं हुआ है। और तब कुछ नेताओं ने तय किया, अरे पेड़ हमने लगाए हैं तो हम ही आम खाएंगे। गांधी जी राष्ट्रपिता, उसके बाद भी उन्होंने नहीं सुना। और वैसे भी कांग्रेस वालों को आदत होती है, वैसे बाप का ज्यादा सुनते नहीं। अब सुजय हमारे पार्टी में आ गया, रंजीत हमारे पार्टी में आ गया। राष्ट्रपिता ने एक सपना देखा था देश के स्वाधीनता का, पूरा हो गया। उन्होंने कहा कांग्रेस विसर्जित करनी चाहिए, मगर कांग्रेस विसर्जित नहीं हुई। अब ये सपना अपने अपने बूथ पे आपको पूरा करना है। और जो अच्छे कांग्रेस राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है उनको पार्टी में लेने का काम करो। जहां पे मेरा आना आवश्यक होगा वहां मैं आऊंगा। जहां पे चंदन भैया, हरीश जी रहेंगे, देवराव जी रहेंगे, जैनू भैया रहेंगे, पर कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ताओं को अब पार्टी में लो। देश भी आगे बढ़ेगा, मोदी जी भी आगे बढ़ाएंगे।
और हर जात धर्म का आदमी आगे बढ़ाने का संकल्प हमको सबको लेना है। मेरा विश्वास है कि जिस बजाज शाह के लिए इस 4-4.5 वर्षों में हमने हृदय से काम किया है, यहाँ के मतदाता भी हृदय से हम स्वराज जी के पीछे खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को और महायुति को अपना आशीष और प्यार देंगे। ये विश्वास के साथ विजय की शुभकामना मैं देता हूं और माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि शक्तिदायिनी माता हमें जीत के लिए आशीर्वाद दे, जनता के प्रश्नों को सुलझाने का आशीर्वाद दे, गरीब जनता के चेहरे की हंसी और खुशी यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें शक्ति दे शक्तिदायिनी माता। बहुत बहुत धन्यवाद।